नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संदीप गौर सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का, दोस्तों का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो विद्यार्थी भी आज पहली बार हमसे जुड़े हुए हैं वह संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगामी समय में आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं हमारे द्वारा मध्य प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है, जो कि वर्तमान आपके आगामी मध्य प्रदेश में होने वाली एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी वर्ग 3 इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी कारगर सिद्ध होगी मेरे दोस्तों। तो आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है मेरे दोस्तों। आज भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए लेके आए हैं, इसलिए अंत तक हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। चलिए अब आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले जान लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट्स, जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लाएगा, आपको आपकी मंजिल के प्रति दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। तो क्या मेरे दोस्तों आज का सुविचार कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। क्या राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। तो इसी प्रकार में दोस्तों आपको ही चमकना होगा, आपकी मंजिल को पाने के लिए सूर्य की तरह चमकना होगा, मेहनत करना होगा, और यही मेरा तरीका है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी मेरे दोस्तों 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी की कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जिन विद्यार्थियों ने सबसे फास्ट आंसर दिया था उन टॉप 10 रैंकर्स का नाम मेरे दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। पहला स्थान प्राप्त किया है राहुल मेवाड़ा, दूसरा आपका रुचि राय और देवेंद्र शर्मा, तीसरा स्थान प्राप्त किया है उपासना पवार, चौथे नंबर पे दीक्षा शर्मा, पांचवें नंबर पे पंकज शर्मा और मनीषा, छठवें नंबर पे श्यामवती ध्रुवे, 7वें नंबर पे रिंकी चौक से, 8वें नंबर पे नेहा सिसोदिया, 9th नंबर पे रानी दांगी और रेखा, और 10 नंबर पे प्रिया तिवारी, सोनाली भास्कर, नितिन और शुभम शर्मा। तो भाई इन सभी 10 विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने पूछे गए प्रश्नों का सबसे फास्ट आंसर दिया था। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप भी मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब आज भी पूछे गए प्रश्नों का जो विद्यार्थी सबसे फास्ट आंसर देंगे उनका नाम अगले लाइव सेशन के टॉप रैंकर्स में दिखाया जाएगा। चलिए दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा 26 जनवरी को हम क्लास नहीं ले पाए थे, तो वही 26 जनवरी के दिन आपको मैं बता दूं कि जो गांधी पीआर कॉलेज में हमारा कुछ दिन पहले आपका ई टैलेंट कंपटीशन हुआ था, जिसमें मैंने पोएट्री में हिस्सा लिया था। और हाल ही में दोस्तों 26 जनवरी को मतलब कल मुझे सम्मानित किया गया है, प्रथम स्थान मैंने यहाँ पर प्राप्त किया है पोएट्री में। तो उसकी तस्वीरें आपके समक्ष हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं गांधी पीआर कॉलेज में यहाँ पर तस्वीरें आपकी। और सभी को एक बार पुनः आपकी भाई 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके समक्ष में कुछ मैं पंक्ति कहना चाहूंगा कि ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रोब मेरा है, ना ही बड़ा मेरा नाम मेरा है, बस छोटी सी बात का, इस बात का मुझे दोस्तों अभिमान है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। क्या मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं मेरे दोस्तों। और पहला प्रश्न ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पराक्रम पूर्ण तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। काफी महत्वपूर्ण है मेरे दोस्तों कि हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती थी 125वें नंबर की 23 जनवरी को, तो इसी दिन मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जो कि मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि अब प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से कितने विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। पिक्चर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है सीएमजी की। 4 विकल्प आपके समक्ष, 2, 5, 4 और 6। चलिए अब जान लेते राइट आंसर। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने पर चयन किया है मेरे दोस्तों 5 का, तो 5 इज द परम सत्य आंसर। प्रतिवर्ष मेरे दोस्तों अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से 5 विद्यार्थियों को ही सम्मानित किया जाएगा। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। वह क्या है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पराक्रम पूर्ण तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 5 विद्यार्थियों, ध्यान रहे 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने यह घोषणा शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कही। आगे देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनका स्मरण करते हुए कहा है कि देश को
को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए नेताजी ने विदेश जाकर आजाद हिंद फौज का गठन किया। इस पराक्रम के परिणाम स्वरूप अंग्रेज देश छोड़ने के लिए विवश हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे कि अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सांसद तथा भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा तथा स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। तो आपको ध्यान में रखना मेरे दोस्तों कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहला पॉइंट ये महत्वपूर्ण आता है। और दूसरा पॉइंट, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश सरकार आपके 5 विद्यार्थियों को पुरस्कार या सम्मानित करेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? श्री हरदीप सिंह डंग, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, ने किस जिले के लारनी गांव में निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया? जी दोस्तों फटाफट से हमारे शहर लाडलो बताएंगे कि हाल ही में पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किस जिले के लारनी गांव में निर्माणाधीन गौशाला का परीक्षण या निरीक्षण किया है? 4 विकल्प में मंदसौर, दतिया, गुना और शिवपुरी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों मंदसौर का, तो मंदसौर इज द परम सत्य आंसर। मंदसौर ही में ही आपका ये जो लारनी गांव स्थित है और यहीं पर जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, इसी का निरीक्षण हाल ही में हमारे जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के द्वारा किया गया। पूरी जानकारी क्या वह देख लेते हैं कि पर्यावरण, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ध्यान में रखेंगे कौन है? हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर जिले के लारनी गांव में निर्माणाधीन गौशाला का निरीक्षण किया है। 1 एकड़ में बनने वाली गौशाला के 5 एकड़ में गायों के लिए चारागाह का भी विकास किया जाएगा। श्री डंग ने निर्धारित समय सीमा में गौशाला का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री डंग ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में गौ को माता का दर्जा प्राप्त है। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। गौशाला बन जाने पर बेसहारा गायों को आश्रय मिलेगा और सड़क पर न बैठने से दुर्घटना में भी कमी आएगी। चलिए तो ये इससे महत्वपूर्ण जुड़ी जानकारी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के नौनेर में 13 करोड़ 42 लाख की लागत से नवनिर्मित सीमेंट स्टेशन या वीर संस्थान का लोकार्पण किया है? पिक्चर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। तो फटाफट से हमारे दोस्तों आंसर देंगे कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के नौनेर में 13 करोड़ 42 लाख की लागत से नवनिर्मित सीमेंट स्टेशन या वीर संस्थान का लोकार्पण किया है? 4 विकल्प हैं, गुना, भोपाल, उज्जैन और दतिया। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का, तो दतिया इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया के ही नौनेर में मेरे दोस्तों वीर संस्थान या नवनिर्मित सीमेंट स्टेशन का लोकार्पण किया है। पूरी जानकारी क्या वो आपको बता दूं कि हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के नौनेर में 13 करोड़ 42 लाख की लागत से नवनिर्मित सीमेंट स्टेशन का लोकार्पण किया है। मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा है कि अंचल के 17 जिलों के किसान एवं पशुपालक अपने पशुओं की नस्ल की सुधार और उन्नत किस्म के पशुओं के लिए सीमेंट स्टेशन का लाभ ले सकेंगे। इस स्टेशन पर गिर, साहिवाल, थार पारकर, मुर्रा के साथ संकर, जर्सी और HF नस्लों के सीमेंट उत्पादन के लिए लगभग 60 सांडों को रखा जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में आयुष राज्य मंत्री कौन है? श्री रामकिशोर काबरे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर किस जिले में आयोजित अंतरराज्यीय हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपकी है राज्य मंत्री रामकिशोर काबरे की। तो फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे कि हाल ही में आयुष मंत्री रामकिशोर काबरे ने नेताजी 125वीं जयंती के अवसर पर किस जिले में अंतरराज्यीय हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई है? चलिए जान लेते हैं भाई कि अंतरराज्यीय हाफ मैराथन कहां पर झंडी दिखाई गई। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया है विकल्प क्रमांक 4 का बालाघाट में, दोस्तों बालाघाट इज द राइट आंसर। हाल ही में इनके द्वारा बालाघाट में अंतरराज्यीय हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखा के रवाना किया है। पूरी जानकारी के वो आपको बता दूं कि आयुष राज्य मंत्री श्री रामकिशोर काबरे ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर बालाघाट में आयोजित अंतरराज्यीय हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।
एक दौड़ कोरोना वायरस के नाम, इसका टाइटल क्या है, एक दौड़ कोरोना वायरस के नाम आयोजित इस दौड़ में राज्य मंत्री श्री कावरे के साथ विधायक गौरीशंकर बिसेन ने भी इस दौड़ में सहभागिता की है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहां पर नवनिर्मित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण किया। जी हां दोस्तों, आपके पास पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर आपके डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की, तो आपको बताना है कि हाल ही में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने किस स्थान पर नवनिर्मित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन का लोकार्पण किया है। चार विकल्प में गैरतगंज, विदिशा, रायसेन और मंडीदीप। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों गैरतगंज का, तो गैरतगंज इज द राइट आंसर। हाल ही में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के द्वारा गैरतगंज की नवनिर्मित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन का लोकार्पण किया है। पूरी जानकारी भी आपको इसके समक्ष बता देता हूं कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने गैरतगंज में 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के लोकार्पण एवं अतिरिक्त कक्षों के निर्माण का भूमि पूजन किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि गैरतगंज सहित सांची क्षेत्र के विकास के लिए वे लगातार काम कर रहे हैं। आज 1 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल भवन के लोकार्पण से क्षेत्र की जो छात्राओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि 73,87,000 रुपए की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्षों और प्रयोगशाला भवन का भी भूमि पूजन किया गया है। तो मेरे दोस्तों जो गैरतगंज में इनके द्वारा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का लोकार्पण किया है, तो इस क्षेत्र की जो भी बालिकाएं हैं, जो भी कन्याएं, उनको काफी अच्छा इससे लाभ मिलने वाला है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बैरक को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो पिक्चर आपकी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार जी टोपी पहने हुए हैं सुभाष चंद्र बोस की, आपके शिवराज सिंह चौहान। मेरे दोस्तों यहाँ पर एक शब्द है बैरक। मेरे दोस्तों बैरक कहा जाता है छावनी को, मतलब जहां पर सैनिक वगैरह ठहराव करते हैं, रुकते हैं, उस स्थान को बैरक या छावनी कहा जाता है। तो हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किस जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बैरक को प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। 4 विकल्प हैं उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और रतलाम। तो चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 2 का जबलपुर, तो जबलपुर इज द राइट आंसर। हाल ही में आपने देखा होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर का दौरा किया था, और जहां पर वो गए थे वहां की बैरक को उन्होंने नेताजी के प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। पूरी जानकारी को आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पराक्रम दिवस पर जबलपुर केंद्रीय जेल परिसर में स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि जेल की जिस बैरक में नेताजी 2 बार बंदी रहे, ध्यान रहे मेरे दोस्तों यहाँ पर नेताजी 2 बार बंदी रहे थे, वह हमारे तीर्थ स्थल है, यहाँ से लोग देशभक्ति की प्रेरणा लें, इसलिए इसे अब प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपके नेताजी रहे हैं, 2 बार बंदी रहे हैं, इसलिए यह हमारा जो स्थान है हमारे लिए तीर्थ स्थल, मतलब अब लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए, देशभक्ति की भावना उनके मन में होनी चाहिए। तो इस बैरक को मेरे दोस्तों प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित करने के बाद शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाल ही में 125वीं जयंती जो नेताजी की थी उस पर कही गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है कि जो जबलपुर में आपका कन्वेंशन सेंटर बन रहा है मेरे दोस्तों, कन्वेंशन सेंटर का मतलब होता है जहां पर आपके इवेंट होते हैं या लोग एकत्रित होते हैं, उसी स्थान को कन्वेंशन सेंटर कहा जाता है। तो जबलपुर में बन रहा है, अब इसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई या फिर जवाहरलाल नेहरू। फटाफट से आंसर देंगे कि इस कन्वेंशन सेंटर का नाम अब किसके नाम पर रखा जाएगा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर में दोस्तों जबलपुर में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर का नाम अब रखा जाएगा। पूरी जानकारी क्या वो आपको बता देता हूं मैं कि जबलपुर में बन रहे कन्वेंशन सेंटर का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में नगरीय क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास एवं हितग्राही लाभ वितरण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि नेताजी शहर में न केवल आए बल्कि 6 माह से अधिक अवधि तक वे जेल में देश की आजादी के लिए लड़ाई के लिए भी लड़े हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और नए क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर।
हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है जिन्होंने पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत तक कैलेंडर का विमोचन किया है? और जो मंत्री की बात कर रहा हूं उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, तो फटाफट से बताइए कि हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के किस मंत्री ने पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत तक कैलेंडर का विमोचन किया है? जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का महेंद्र सिंह सिसोदिया। जी हां दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश सरकार में जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? महेंद्र सिंह सिसोदिया। तो इन्होंने हाल ही में पोषण समृद्ध गांव से अन्नपूर्णा पंचायत तक कैलेंडर का विमोचन किया है। पूरी जानकारी क्या है वो आपको बताता हूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की अध्यक्षता में राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति 2020 अपनाए गए अंतर विभागीय समन्वय समिति की संयुक्त बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई है। बैठक में श्री सिसोदिया ने कहा है कि सुपोषित मध्य प्रदेश बनाने के लिए कुपोषण मुक्त पंचायत और जिलाएं बनाने जरूरी हैं। कुपोषण मुक्त पंचायतों और जिलों को पुरस्कृत करना, पोषण समृद्ध ग्राम के माध्यम कुपोषण मुक्त अन्नपूर्णा पंचायत की स्थापना करनी होगी। उन्होंने पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत तक कैलेंडर का विमोचन भी किया, जिसका उद्देश्य बच्चे कुपोषण से ग्रस्त न हो, सभी परिवारों में 5 से ज्यादा खाद्य समूह भोजन में शामिल हो। तो ये आपका उद्देश्य मेरे दोस्तों इसको लॉन्च करने का। इसका उद्देश्य जो बच्चे कुपोषण से ग्रस्त होते हैं उनको आहार उपलब्ध कराना, पोषण उपलब्ध कराना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में हुई बैठक में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने, जिनकी पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, संपूर्ण प्रदेश में किस मिशन के संचालन की आवश्यकता बताई, जिसे अब चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित भी किया जाएगा? तो फटाफट से हमारे शहर स्टैंडर्ड लाडनो बताएंगे कि हाल ही में जो बैठक हुई आपके मिंटो हॉल में, राजभवन में, तो राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने संपूर्ण प्रदेश में किस मिशन के संचालन की आवश्यकता बताई है? 4 ऑप्शन है, ऑर्गेनिक मिशन, सफाई मिशन, आवास योजना या जल शक्ति मिशन। तो फटाफट से बताएंगे तो किस मिशन की इन्होंने मध्य प्रदेश में आवश्यकता बताई है? तो जान लेते हैं राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब ऑर्गेनिक मिशन, तो ऑर्गेनिक मिशन मेरे दोस्तों इज द परम सत्य आंसर। ऑर्गेनिक मिशन की मेरे दोस्तों यहां पर आवश्यकता बताई गई है आपकी आनंदीबेन पटेल के द्वारा। पूरी जानकारी को आपको बता देता हूं कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने संपूर्ण मध्य प्रदेश में ऑर्गेनिक मिशन के संचालन की आवश्यकता बताई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को देखते हुए इसका हर संभव विस्तार किया जाना चाहिए। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल राजभवन में ऑर्गेनिक मिशन पर केंद्रीय प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री चौहान ने भी क्या कहा है कि भाई कृषि में ऑर्गेनिक उर्वरकों के उपयोग से कृषि लागत कम कर कृषकों की आय में वृद्धि पर केंद्रित ऑर्गेनिक मिशन अभिनंदनीय है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय बालिका दिवस, आपको बताना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो इसी दिवस के दिन मिंटो हॉल में पंख अभियान का शुभारंभ किया। आपको मिंटो हॉल दिखाई दे रहा है, यहीं पर मेरे दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस के दिन शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान का, बालिकाओं के विकास के लिए पंख अभियान का शुभारंभ किया। तो फटाफट ये राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी या 22 जनवरी? चलिए जान लेते राइट आंसर के लिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो होगा राइट आंसर 24 जनवरी। विकल्प क्रमांक 2 का चयन जिन विद्यार्थियों ने किया है तो विकल्प क्रमांक 2 इज द राइट आंसर। हाल ही में 24 जनवरी पर ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा पंख अभियान का शुभारंभ किया गया है। पूरी जानकारी क्या मेरे दोस्तों वो आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बेटियों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन, जागरूकता, अवेयरनेस, पोषण, न्यूट्रिशन, ज्ञान, नॉलेज तथा स्वास्थ्य हेल्थ का अनूठा अभियान है। पंख का फुल फॉर्म आपको बता दिया गया है। प्रदेश में बेटियों और महिलाओं के विकास की राह सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। बेटियां आकाश से जाकर अंतरिक्ष तक उड़ान भरें, इसकी के लिए पूरी ताकत से पंख अभियान का संचालन मिशन मोड पर किया जाएगा। बेटियों के साथ अपराध करने वाले तत्वों को सरकार क्रश कर देगी। ऐसे अपराधियों की संपत्ति नष्ट कर दी जाएगी, सजा भी देंगे और जमाना याद रखेगा मेरे दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपने पेपर में देखा होगा मेरे दोस्तों पंख अभियान संबंधित न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा जहां पर इसके बारे में बात कही गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने गोबर एवं पराली से बायो सीएनजी तथा ऑर्गेनिक सॉलिड लिक्विड फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए
उत्पादन के लिए प्रथम चरण में किन स्थानों को चुने जाने को लेकर योजना बनाई है। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। हाल ही में आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गोबर और पराली हमारे लिए दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब इससे सीएनजी और ऑर्गेनिक सॉलिड लिक्विड फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाएगा, जिसके लिए प्रारंभ में किन 2 स्थानों को चुना गया है। सालरिया रायसेन, रतलाम रायसेन, उज्जैन सालरिया या रतलाम उज्जैन। फटाफट से दोस्तों आंसर देंगे कि प्रथम चरण में कहां पर गोबर एवं पराली से सीएनजी गैस का निर्माण किया जाएगा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 1 का मतलब सालरिया और रायसेन, जी दोस्तों सालरिया इज द राइट आंसर। प्रथम चरण में इन दोनों स्थानों को चुना गया है जहां पर गोबर एवं पराली से बायो सीएनजी और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जाएगा। पूरी जानकारी क्या अब हम समझ लेते हैं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गोबर एवं पराली दोनों ही अत्यंत उपयोगी हैं तथा इनके उपयोग से मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी तथा ऑर्गेनिक सॉलिड एवं लिक्विड फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए योजना बनाई जा रही है। पहले चरण में इसके लिए सालरिया गो अभ्यारण्य एवं कामधेनु रायसेन को चुना गया है। यहां भारत बायोगैस एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाए जाकर उस पर कार्य किया जाएगा। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में इन दोनों पर सफलतापूर्वक कार्य किया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी गोबर तथा पराली से सीएनजी तथा बायो फर्टिलाइजर्स उत्पादन के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर लाल परेड में आयोजित समारोह में किसने पहली बार ध्वजारोहण किया है। काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, आने वाले समय 100% पूछा जाएगा। फटाफट से बताएंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश में 26 जनवरी के अवसर पर लाल परेड में किसने पहली बार ध्वजारोहण किया है। नरोत्तम मिश्रा, रामेश्वरम शर्मा, मोहन यादव, डॉक्टर कुंवर विजय शाह। चलिए जान लेते राइट आंसर की भैया किसने ध्वजारोहण किया है। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण आता है क्योंकि इस बार में दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने ध्वजारोहण नहीं किया है। इस बार किसने किया, जो प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वरम शर्मा। तो रामेश्वरम शर्मा ने मेरे दोस्तों पहली बार ध्वजारोहण किया है। इस प्रकार की न्यूज़पेपर में आपने पढ़ी होगी कि मध्य प्रदेश में पहली बार स्पीकर करेंगे ध्वजारोहण। जी दोस्तों पूरी जानकारी इस समक्ष मैंने यहां पर लगा के रखी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में 25 जनवरी को मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के सफलता के कितने वर्ष पूर्ण हो गए। जी दोस्तों जो लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम जो कि 2010 में आया था, तो बताइए 25 जनवरी को इसने कुल कितने सफलता के पूर्ण वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। 10, 20, 5 या 15। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों 10 साल, तो 10 इज द राइट आंसर। हाल ही में 25 जनवरी को लोक सेवा गारंटी कानून के कितने साल पूर्ण हो गए हैं, 10 साल पूर्ण हो गए हैं। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के सफलतम 10 वर्ष पूर्ण होने पर 25 जनवरी को मिंटो हॉल में दोपहर 12 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश में लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर वे लोक सेवा एवं सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों तथा शासकीय सेवाओं को भी इन्होंने सम्मानित किया है। मेरे दोस्तों लोक सेवा ये क्या है, इसके पूरा मैं आपको तथ्य बता देता हूं कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 भारत के मध्य प्रदेश राज्य द्वारा पारित एक विधेयक है। इसके अनुसार लोक सेवा सेवकों को तय समय सीमा में काम को पूरा करना होगा और ऐसा न होने पर जवाबदेही तय कर उन पर 500 से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आपने देखा होगा नागरिकों को विद्युत, जल का कनेक्शन या बच्चों के स्कूल में प्रवेश, जन्म मृत्यु, निवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के अब चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं। ऑनलाइन काम आपको 1 हफ्ते के अंदर हो जाता है। FIR की कॉपी के लिए बिना नहीं करना होगा। राशन कार्ड और हेडपंप की मरम्मत भी देरी भी नहीं होगी। समय से सभी काम होंगे। जो काम समय से नहीं होंगे उन कामों को करने में देर करने वाला दंडित होगा। देरी से पीड़ित तथा क्षतिपूर्ति मिलेगी। यह क्षतिपूर्ति 250 से 5,000 रुपए तक की हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में लोगों की सेवाओं को अब कम समय में करने के लिए यह अधिनियम 2010 में पारित किया गया था, जिसको हाल ही में मेरे दोस्तों 25 जनवरी को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वो भी बिल्कुल सफलता हासिल की है इस आपके विधेयक ने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों 100% पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा। जय मेरे दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में यातायात के जो साधन है
उनके प्रति लोगों के जो नियम है हमें सड़क पर चलने के, उनको जागरूक करने के लिए मेरे दोस्तों अब किस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा की जाएगी? 4 विकल्प हैं, अश्वमेध यज्ञ, सुरक्षा अभियान, वाहन सतर्कता अभियान या सड़क अभियान। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो यातायात के नियमों के प्रति मेरे दोस्तों जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया जाएगा उसका नाम है अश्वमेध यज्ञ। जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक 1 का चयन किया है तो विकल्प क्रमांक 1 इस मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। अब पूरी जानकारी क्या है आपको बता देता हूं कि राष्ट्रव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय सड़क सुरक्षा की नोडल एजेंसी पीटीआरआई द्वारा सड़क सुरक्षा और यातायात के नियमों के पालन के प्रति आम जन को जागरूक करने के लिए अभिनव पहल करते हुए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया गया है। एडीजी श्री सागर ने बताया है कि यातायात नियमों के प्रचार प्रसार के लिए तैयार किया गया है जो आम जन को निरंतर जागरूक करने का कार्य करेगा। और रथ के द्वारा बताया जा रहा है कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन्हें कानूनन दंडित भी किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान रहे यातायात के नियमों का बिल्कुल पालन कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में स्कूल शिक्षा मंत्री कौन है? इंदर सिंह परमार। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है। इन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में किन लोगों के योगदान को महत्वपूर्ण एवं अहम बताया है? जी दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना है इसमें किन लोगों की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण और अहम बताया गया है हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा? शिक्षक, पुलिसकर्मी, डॉक्टर या सफाई कर्मी। तो फटाफट से आंसर देंगे इसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या होगा? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का शिक्षक, तो शिक्षक इज द राइट आंसर। शिक्षकों की भूमिका ही मेरे दोस्तों महत्वपूर्ण होगी मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। पूरी जानकारी क्या है इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देता हूं मैं आपको कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण में शिक्षकों का योगदान आवश्यक और महत्वपूर्ण है। इस विजन को यथार्थ रूप प्रदान करने के लिए सभी शिक्षक अपना श्रेष्ठतम योगदान देने का प्रयास करें। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री इंदर सिंह परमार आज समन्वय भवन में आयोजित आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक एवं शिक्षा गुणवत्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी शिक्षकों से आह्वान किया है कि पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दें। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय गोताखोर पलक शर्मा को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मेरे दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा जो दिया जाता है 32 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से पलक शर्मा जो कि मध्य प्रदेश से हैं, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, आपके किस जिले से ये अपना संबंध रखती है? चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने किया मेरे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है पलक शर्मा, तो पलक शर्मा किस शहर से संबंध रखती है? इंदौर से। विकल्प क्रमांक 3 का जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों तो 3 इज द राइट आंसर। अब इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देता हूं कि देश भर में कितने बच्चों को किया गया? 32। देश भर में 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पलक ने, अब पलक को क्यों किया गया वो भी जानते हैं। पलक ने वर्ष 2019 में एशियन एज ग्रुप चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पलक अब तक की सबसे कम उम्र की गोताखोर भी बन गई मेरे दोस्तों। इसके अलावा छोटी सी उम्र में वे 5 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। इसमें विभिन्न वर्गों में कुल 11 इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर के अनुज जैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? मेरे दोस्तों आपकी जानकारी बता दूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कितने लोगों को चुना गया है? 32, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के कितने लोग हैं? 2, एक पलक शर्मा है और दूसरे अनुज जैन। तो बताइए पलक शर्मा का संबंध तो इंदौर से है, अनुज जैन का संबंध मेरे दोस्तों किस जिले से? भोपाल, सतना, हरदा और इंदौर। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरा जो गृह जिला मेरे दोस्तों हरदा। तो हरदा से इनका संबंध है अनुज जैन का। अब पूरी जानकारी भी आपको बता देता हूँ। इस प्रकार पेपर में आपने देखा होगा कि इंदौर की पलक और हरदा के अनुज सहित 32 होनहारों को मिलेगा बाल पुरस्कार। पेपर में आपने पढ़ा होगा हरदा के अनुज ने दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज पदक जीता था। इसके अलावा IIT गुवाहाटी में
टेक्नोथलॉन 2020 में हिस्सा लेकर भी सिल्वर मेडल जीता था। तो इसके लिए मेरे दोस्तों इनका चयन किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है जो 32 बच्चों को चुना गया है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश के 2 शामिल है, पलक शर्मा इंदौर और अनुज जैन हरदा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? महेंद्र सिंह सिसोदिया और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने किस जिले में स्थित गौ अभयारण्य एवं अनुसंधान केंद्र को आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की है? तो आपको पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपकी महेंद्र सिंह सिसोदिया की और प्रेम सिंह पटेल की। तो फटाफट से बताइए मेरे दोस्तों कि किस जिले में इन्होंने गौ अभयारण्य और अनुसंधान केंद्र को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप पर विस्तृत चर्चा की है? 4 ऑप्शन है, निवाड़ी, अलीराजपुर, आगर मालवा और विदिशा। चलिए जान लेते राइट आंसर मेरे दोस्तों। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों हमारे देश का पहला गो अभयारण्य कहां पर स्थापित है? आगर मालवा में। कहां पर स्थापित है मेरे दोस्तों? आगर मालवा में, जो कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। यहीं पर गो अभयारण्य मेरे दोस्तों स्थित है। इससे संबंधित जानकारी आपको बता देता हूं कि गो अभयारण्य सालरिया, ये आगर मालवा की कहां पर स्थित है? सालरिया में। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने रविवार को पंचायत, राजस्व, पशुपालन एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक लेकर गौ अभयारण्य एवं अनुसंधान केंद्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोड मैप पर चर्चा की है। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रवीण शिंदे ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी है। इससे संबंधित और आगे उन्होंने कहा है कि गो अभयारण्य सालरिया का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। गो अभयारण्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार गुजरात मॉडल पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार को 4 विभाग, जिसमें पंचायत, राजस्व, पशुपालन और वन विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गो अभयारण्य में गायों के लिए पर्याप्त भूसा, पेयजल आदि की व्यवस्था रखें और गायों की नियमित देखरेख की जाए। तो आपको ध्यान में होना चाहिए मेरे दोस्तों, ये आगर मालवा के सालेरिया में जो गो अभयारण्य स्थापित है, यह मध्य प्रदेश का नहीं है मेरे दोस्तों, देश का पहला गो अभयारण्य है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर, काफी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजाति और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह, जिसका नाम है लोक रंग, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर है, का शुभारंभ किया है, जो प्रतिवर्ष कहां पर होता है? भोपाल में। किंतु कितने दिवस के लिए होता है? यह महत्वपूर्ण है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो लोकरंग उत्सव, लोकरंग कहां पर होता है? आपके भोपाल में। कितने दिवसीय होता है? कितने दिवसीय ये गणतंत्र दिवस से प्रारंभ होता है और कितने दिनों तक चलता है मेरे दोस्तों? 4 ऑप्शन है आपके समक्ष, 4, 5, 6 या 7। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों 4, वेरी गुड, 4 इतने मेरे दोस्तों क्या है? रॉन्ग आंसर। चलिए इतने राइट आंसर क्या होगा? तो भाई जिन विद्यार्थियों ने पर चयन किया मेरे दोस्तों 5 का, तो विकल्प क्रमांक 5 इज द राइट आंसर। ये 5 दिवसीय मेरे दोस्तों लोकरंग उत्सव हर साल मेरे दोस्तों गणतंत्र दिवस की वेला पर आयोजित होता है। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देता हूं कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनजाति और लोक कलाओं के 36वें राष्ट्रीय समारोह में लोक रंग का शाम 6 बजे शुभारंभ किया। समारोह की अध्यक्षता संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री कौन है? सुश्री उषा ठाकुर ने की है। 5 दिवसीय बहुकलावर्णी उत्सव लोकरंग समारोह भोपाल के रविंद्र भवन परिसर में 26 से 30 जनवरी तक संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित होगा। चाहे तो आप भी इसमें जा सकते हैं। इसमें स्वराज्य संस्थान संचालनालय भोपाल, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद सहयोगी संस्थाएं थे संबंधित। मेरे दोस्तों कल का आपने न्यूज़पेपर भी पढ़ा होगा, इस प्रकार सिटी भास्कर में दिया गया था कि आपके लोक कला, संस्कृति और गणतंत्र का उत्सव 30 जनवरी तक चलने वाले समारोह में बनाए गए 56 XXX का स्टेज और लोक रंग में बुंदेलखंड के 75 कलाकार आज शाम कल शाम मंच पर पेश होंगे। कल का पेपर में पूरी जानकारी यहां पर मेरे दोस्तों इससे संबंधित आप पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के ग्राम कंधारी में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पिछोर से वसई, पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर, पिछोर से वसई तक निर्मित होने वाले मार्ग का भूमि पूजन किया? तो फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए, हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किस जिले के ग्राम कंधारी में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पिछोर से वसई मार्ग तक का भूमि पूजन किया है? चारों विकल्प में गुना, दतिया, सतना और रीवा। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो ये जिन विद्यार्थियों ने पर चयन किया मेरे दोस्तों आपका दतिया का, तो दतिया इज द राइट आंसर मेरे दोस्तों। ये दतिया में ही मेरे दोस्तों कंधारी में
आपका 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पिछोर से बसई तक का जो मार्ग बन रहा है उसका भूमि पूजन नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया है। पूरी जानकारी क्या आपको बता देता हूं कि डॉक्टर मिश्रा ने ग्राम कंधारी में 13 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से पिछोर से बसई तक निर्मित होने वाले मार्ग का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा है कि मार्ग का निर्माण हो जाने के पश्चात लोगों को आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी, पिछोर तक पहुंचना आसान होगा। उन्होंने ग्राम में जिम के लिए 20,000 रुपए की राशि भी प्रदान करने की घोषणा की है। और जानकारी है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ग्राम पंचायत बड़ौन कला में भी विकास के लिए 8,50,000 रुपए की राशि के 20 निर्माण कार्यों को सौगात दी। उन्होंने कहा है कि समस्त निर्माण कार्य 1 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हो जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नए क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में किस जिले के तात्या टोपे स्टेडियम में 25 जनवरी को 3 दिवसीय 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर मेरे दोस्तों आपके फटाफट से बताएंगे कि हाल ही में किस जिले के तात्या टोपे स्टेडियम में 25 जनवरी को 3 दिवसीय 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन की शुरुआत हुई है? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और उज्जैन। चलिए राइट आंसर जान लेते हैं। तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों कि तात्या टोपे स्टेडियम कहां पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में दोस्तों टीटी नगर में। तो यहां पर आपको राइट आंसर क्या होगा? भोपाल जिला। इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको बता देता हूं कि भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में सोमवार को 18वीं फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियंस की शुरुआत हुई है। पुलिस महानिदेशक कौन है आपके? श्री विवेक जौहरी ने 3 दिवसीय प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए कहा है कि कोरोना काल में सबसे बड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करना एक साहस भरा निर्णय है। उन्होंने खेल विभाग को बधाई देते हुए कहा है कि कोरोना के सभी नियमों का पालन और एहतियात बरतते हुए आयोजन किया जा रहा है, जो कि क्या है? प्रशंसनीय है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में संग्रहालयों और स्मारकों में निवेश के लिए ई टिकटिंग और रुपे कार्ड व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? जी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में 100% पूछा जाएगा कि हाल ही में जो हमारे मध्य प्रदेश के स्मारक हैं, म्यूजियम हैं, इनमें प्रवेश के लिए ई टिकटिंग और रुपे कार्ड व्यवस्था लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बन गया? 4 विकल्प में, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए जान लेते हैं राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों पहला, तो प्रथम इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश में दोस्तों पहला राज्य बन गया है। अब जहां के स्मारकों संग्रहालयों में प्रवेश के लिए आप ई टिकटिंग और रुपए कार्ड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं घर बैठे। चलिए दोस्तों इससे संबंधित जानकारी बता देता हूं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो कि 25 जनवरी को था, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? उषा ठाकुर ने सोमवार को मिंटो हॉल में रुपे कार्ड तथा ई टिकटिंग का लोकार्पण किया। ध्यान रहे इसके साथ मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां संग्रहालयों और स्मारकों में प्रवेश के लिए ई टिकटिंग व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब पर्यटक रुपे कार्ड का उपयोग कर सकेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति सुश्री उषा ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप लोकल के लिए वोकल बेहद महत्वपूर्ण है। पूरी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक होने से बेहतर संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी और पर्यटन के लिए आने वाले सैलानियों के लिए यह प्रगतिशील कदम है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। हाल ही में चिकित्सा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग ने भोपाल के अन्ना नगर चौराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। पिक्चर डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और उन्होंने चौराहे का नाम अब क्या रखने की घोषणा की है? जी दोस्तों आपने देखा होगा हाल ही में आपके जो चिकित्सा मंत्री कैलाश सारंग ने भोपाल के अन्ना नगर चौराहे में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया है। और अब इस चौराहे का जो कि पहले इसका नाम क्या था आपका? अन्ना नगर चौराहा। अन्ना नगर चौराहे का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है, बाबा साहेब चौक, संविधान चौक, अंबेडकर चौक या बाबाजी चौक। चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों अंबेडकर चौक, जी हाँ दोस्तों अंबेडकर चौक इस मेरे दोस्तों क्या है? रॉन्ग आंसर। और जिन विद्यार्थियों ने बाबा साहेब चौक किया ये तो गलत नहीं, महागलत है। तो राइट आंसर जान लेते हैं। तो मेरे दोस्तों अब अन्ना नगर चौराहे का नाम मेरे दोस्तों संविधान चौक रखा जाएगा। क्या मेरे दोस्तों? संविधान चौक रखे जाने की घोषणा हाल ही में चिकित्सा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के द्वारा की गई है। इससे महत्वपूर्ण सूचना हम देख लेते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने सोमवार को अन्ना नगर चौराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने चौराहे का नाम संविधान चौक रखने की घोषणा की है।
श्री सारंग ने कहा है कि अगली पीढ़ी ऐसे प्रेरणादायी महापुरुषों को याद रखे, इसके लिए नरेगा विधानसभा के क्षेत्र में बाबा साहेब की जीवनी पर आधारित पार्क भी बनाया जाएगा। उन्होंने पुस्तकालय में प्रेरणादायी महापुरुषों की पुस्तकों को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। अंत में भारत के संविधान को आत्मसात करने की शपथ दिलाई है। तो मैं महत्वपूर्ण में दोस्तों कि अब अन्ना नगर चौराहे का नाम संविधान चौक रखा जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में घड़ियालों और गिद्धों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर आने की एक कदम दूरी पर है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश देश में लेपर्ड के मामले में, टाइगर के मामले में पहला स्थान प्राप्त कर चुका है। अब बात हो रही घड़ियालों की या गिद्ध की, तो इनकी संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में किस स्थान पर आने की बिल्कुल एक कदम की दूरी पर है, बिल्कुल पास ही खड़ा है। 4 विकल्प है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। फटाफट से आंसर देंगे कि घड़ियालों और जिसको मगरमच्छ कहते हैं, गिद्धों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश के किस स्थान पर आने की तैयारी में है। तो जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों, पहला तो विकल्प क्रमांक 1 इज द राइट आंसर। अब मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश घड़ियालों और गिद्धों की संख्या में भी देश का सबसे ज्यादा संख्या वाला ये राज्य बनेगा। पूरी जानकारी क्या वो आपको देता हूं कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट बनने के बाद घड़ियालों और गिद्धों के मामले में भी नंबर 1 बनने से एक कदम की दूरी पर आ गया है। घड़ियाल और गिद्ध गणना की रिपोर्ट आने के बाद मध्य प्रदेश देश को गिद्ध और घड़ियाल स्टेट के 2 खिताब मिलने की प्रबल संभावना है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक 1859 घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य में 4 दशक पहले घड़ियालों की संख्या खत्म होने की कगार में थी। तब दुनिया भर में केवल 200 घड़ियाल ही बचे थे। इनमें से भारत में 96 और चंबल नदी में 46 घड़ियाल थे। अब गिद्ध की बात कर लेते हैं तो वर्ष 2019 में पक्षी गणना के मुताबिक 8,397 गिद्ध प्रदेश में थे, जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है। भोपाल के केरवा इलाके में वर्ष 2013 से गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित है। इसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। गिद्धों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश जल्द नंबर 1 के पायदान पर आने वाला है। तो एक बहुत बड़ी मेरे दोस्तों गर्व की बात है हमारे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि लेपर्ड स्टेट तो बन चुका है, टाइगर स्टेट भी बन चुका है, और अब मेरे दोस्तों पहले स्थान पर नाम आएगा घड़ियाल और गिद्धों की संख्या के मामले में भी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर 25वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में हर एक आंगनबाड़ी में कौन सा अभियान आंगनबाड़ी की दीदियों द्वारा चलाया जा रहा है। पिक्चर आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर दोस्तों, तो मटका आपको दिखाई दे रहा है, तो फटाफट से बताइए कि मध्य प्रदेश की हर एक आंगनबाड़ी में कौन सा अभियान आंगनबाड़ी की दीदियों द्वारा चलाया जा रहा है। पोषण मटका अभियान, आहार मटका, स्वयं निर्मित भोजन मटका या दलिया मटका। तो फटाफट से जो मटका दिखाई दे रहा है, अपने बचपन में एक आपकी मेरे दोस्तों कविता पढ़ी होगी, चल रहे मटके टिम्बकटू। तो बस इसी को ध्यान में रखते हैं मेरे दोस्तों ये मटका अभियान प्रारंभ किया गया है। जान लेते राइट आंसर। तो राइट आंसर में दोस्तों का पोषण मटका। जी हाँ दोस्तों, लोग अपनी इच्छा से इस मटके में मेरे दोस्तों स्वयं निर्मित दाल या फिर जो भी भोजन होता है वो डालकर जाते हैं, एकत्रित होता है बच्चों के लिए। यहाँ पर पूरी जानकारी क्या आपको देता हूँ कि मध्य प्रदेश में हर एक आंगनबाड़ी में पोषण मटका अभियान की आंगनबाड़ी के दीदियों द्वारा पोषण माह हर वर्ष सितंबर माह में मनाया जाता है, में चलाया जा रहा है। इसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। लोग मटके के माध्यम से खुद को आंगनबाड़ी से जोड़ रहे हैं। किसी घर में सब्जी तो सब्जी, किसी घर में अनाज है तो अनाज, किसी के घर में दालें हैं तो दाल, सब अपनी स्वेच्छा से जो जितना होता है पोषण मटके में भर रहे हैं। इसके 2 फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि समुदाय के लोग सीधे तौर पर आंगनबाड़ियों से जुड़ रहे हैं, और दूसरा उनमें कमजोर बच्चों और महिलाओं के प्रति एक जागरूकता भी आ रही है, एक समझ विकसित हो रही है। कमजोरी दूर करने के और कुपोषण को दूर करने, भगाने के, अपने समुदाय को सशक्त बनाने की इस प्रयोग से लोगों को खान पान में भी काफी विविधता आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों अभियान है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश में पहली बार किन 2 आईपीएस अफसरों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। जी दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। पहली बार में दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 आईपीएस अफसरों को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। और जिन 2 आईपीएस अफसरों को चुना गया है उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर है। 4 विकल्प आपके समक्ष, अरविंद कुमार सक्सेना, धर्मवीर सिंह, अमित कुमार सक्सेना, जितेंद्र सिंह अरविंद सक्सेना, या अमित कुमार सक्सेना या धर्मवीर सिंह। चलिए जो तो जान लेते राइट आंसर कि किन 2 आईपीएस अफसरों को राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों विकल्प क्रमांक 1 का मतलब अरविंद कुमार सक्सेना और धर्मवीर सिंह इज द राइट आंसर। पूरी जानकारी से संबंधित आपको बता देता हूं
कि इस साल केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति के वीरता विशिष्ट तथा सराहनीय सेवा पदक गणतंत्र दिवस 2021 की घोषणा की है, जिसमें प्रदेश के 2 अफसर डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद कुमार सक्सेना और सतना पुलिस के अधीक्षक धर्मवीर को राष्ट्रपति वीरता पदक दिया जाएगा। इसके अलावा 4 विशिष्ट सेवा पदक एवं 17 सराहनीय सेवा पदक प्राप्त होने वाले अफसरों और कर्मचारियों के नाम की घोषणा की है। अब देखो इन दोनों अफसरों को क्यों दिया गया है, तो लिखा है डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अरविंद कुमार सक्सेना और सतना पुलिस अधीक्षक धर्मवीर ने साल 2017 में हमीदिया अस्पताल भवन के एक हिस्से को लेकर पीर गेट इलाके में उपजे विवाद को अपनी सूझबूझ से बड़ी घटना होने से रोकी थी। इस विवाद में 2 पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई थी। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस और हल्का बल का प्रयोग किया गया था। मैं दोस्तों इसी में समझदारी दिखाते हुए इन दोनों अफसरों को अब राष्ट्रपति पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश से किसे पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 4 विकल्प मेरे दोस्तों, माया सिंह, सुमित्रा महाजन, उमा भारती या अर्चना चिटनी। फटाफट से मेरे दोस्तों बताइए कि भारत सरकार के द्वारा हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार 2021 की जो सूची जारी की गई है उसमें से मध्य प्रदेश में से किसे दिया जाएगा। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों, सुमित्रा महाजन। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी इंदौर से विधायक रही है मेरे दोस्तों, और इन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रा महाजन इज द राइट आंसर। पूरी जानकारी आपको बता देता हूं कि सुमित्रा महाजन ने 1989 में लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ा और पहली बार ही कांग्रेस के हैवी नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी को हराया। उसके बाद ताई ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो देश की एकमात्र ऐसी महिला सांसद हैं जो कभी लोकसभा चुनाव नहीं हारी और लगातार 8 बार एक ही सीट और एक ही पार्टी से जीतकर संसद पहुंची। हालांकि लोकसभा पहुंचने से पहले वो विधानसभा चुनाव हार चुकी थी। आगे ताई ने अपना ये पद्म अवार्ड इंदौर की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से ही कहती आई हूं कि इंदौर की जनता की आभारी हूं, जिसके लिए मुझे सिर आंखों पर बैठाया, जिसने मुझे सिर आंखों पर बैठाया। मैंने हमेशा निष्ठा से काम किया और ये पद्म अवार्ड उसी का प्रमाण है। चलिए दोस्तों जान लेते अगला क्वेश्चन। नए क्वेश्चन, अच्छा ये आपने पेपर में देखा होगा कि ताई को पद्म भूषण, इस बार भूरी बाई डॉक्टर कपिल को आपका पद्मश्री। इस प्रकार पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर आपके समक्ष आपने देखी। अगला क्वेश्चन ये आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में 25 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत निरामय योजना में मध्य प्रदेश ने कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। तो फटाफट से बताएंगे दोस्तों कि हाल ही में 25 जनवरी को आयुष्मान भारत निरामय योजना में मध्य प्रदेश ने कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। 4 विकल्प में 2 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़ और 3 करोड़। तो जान लेते राइट आंसर। तो भाई जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मेरे दोस्तों यहाँ पर विकल्प क्रमांक 1 का 2 करोड़। तो दोस्तों हाल ही में 25 जनवरी तक मध्य प्रदेश ने कितने आपके आयुष्मान कार्ड बना चुका है? 2 करोड़। पूरी जानकारी क्या है कि आयुष्मान भारत निरामय योजना में प्रदेश ने 25 जनवरी 2021 को रिकॉर्ड 2 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कार्ड बनाने के अभियान से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि सभी पात्र परिवारों के कार्ड बनने का अभियान जारी रहेगा। अब देखो कहां कितने सबसे ज्यादा कहां पर बने? इंदौर जिले में सर्वाधिक 8,87,647। सबसे ज्यादा पूछे हैं कि 25 जनवरी तक किस जिले में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, तो इंदौर में बनाए गए हैं। दूसरे स्थान पर जबलपुर, तीसरे स्थान पर भोपाल का नंबर है। उन्होंने कहा है कि कार्ड बनाने का कार्य नवंबर 2020 से अभियान के रूप में चलाया जा रहा है। अब इसका फायदा यह है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को योजना में चिन्हित आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त निजी और शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क उपचार की सुविधा भी मिल रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किसे साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया और जिन्हें चुना गया उनकी पिक्चर भी डिस्प्ले स्क्रीन पर है। तो आप फटाफट में दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में किसे लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। 4 विकल्प हैं, भूरी बाई, कपिल तिवारी, यूसुफ खत्री या कपिल नामदेव। जान लेते हैं दोस्तों राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया दोस्तों कपिल तिवारी, ये कपिल तिवारी की पिक्चर है जिन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों पद्म पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। मेरे तो ध्यान रहे कि पद्म पुरस्कार से मध्य प्रदेश में कितने लोगों को चुना गया? 2 लोगों को। पद्म पुरस्कार के लिए मध्य प्रदेश में 2 लोगों को चुना गया है, कपिल तिवारी को साहित्य और शिक्षा में और कला के क्षेत्र में भूरी बाई को। पूरी जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि पद्म पुरस्कार 2021 के लिए मध्य प्रदेश से 2 लोगों और चुने गए हैं। आदिवासी
रूपंकर कला के लिए भूरी बाई और साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य के लिए कपिल तिवारी को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है। कपिल तिवारी मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला अकादमी के पूर्व निदेशक हैं, जो वर्तमान में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के सदस्य और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सलाहकार सदस्य हैं। भूरी बाई भील जनजाति, इनका झाबुआ संबंध में दोस्तों, भूरी बाई का झाबुआ जिले से संबंध है। भील आदिवासी लोक कलाकार हैं जो अपनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध हैं। वो गाँव में भील संस्कृति से जुड़े चित्र मिट्टी से बनाती थी, लेकिन भोपाल के प्रसिद्ध आर्ट सेंटर भारत भवन आकर उन्हें रंग और ब्रश से चित्र बनाने का अवसर मिला। उन्हें देश विदेश में ख्याति मिली और फिर मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें सर्वोच्च शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो मेरे दोस्तों भूरी बाई की तस्वीर पिक्चर ये डिस्प्ले स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और नए क्वेश्चन में दोस्तों ये रहा आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर। अंतिम प्रश्न में दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? तो फटाफट से हमारे सर चंदन लाडला आंसर देंगे। अंतिम प्रश्न आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? चलिए जान लेते राइट आंसर। तो भैया जिन विद्यार्थियों ने चयन किया 25, वेरी गुड मेरे दोस्तों, 25 गलत ही नहीं, महा गलत है। तो राइट आंसर जो होगा वह मेरे दोस्तों कितना होगा? 29। कितनी महिलाओं को चुना गया है? 29 महिलाओं को। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं कि इस बार अलग अलग क्षेत्रों की 7 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 29 महिलाएं शामिल हैं। इनमें 10 लोग विदेशी, प्रवासी भारतीय, PIO और OCI तथा एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर श्रेणी से हैं। इनमें 16 लोगों को पद्म पुरस्कार से मरणोपरांत दिए गए हैं। चलिए दोस्तों अब ये 30 क्वेश्चन हमने आज महत्वपूर्ण आपको डिस्कस किया मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश करंट अफेयर के। अब लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सीरीज 8 का कि किस नगर निगम के द्वारा जीतेगा मध्य प्रदेश जिम्मेदारी और साझेदारी का संदेश नाम से जन अभियान शुरू किया गया है, जो 28 फरवरी तक संचालित होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल उद्यान किस विश्वविद्यालय में? तो मेरे दोस्तों जो पहला आंसर होगा खंडवा, और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बॉटनिकल उद्यान मेरे दोस्तों हरि सिंह विश्वविद्यालय कहां पर है? सागर में मेरे दोस्तों। चलिए तो ये तो लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। अब आज का क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न सीरीज 9 आपको बताना है कि, और ध्यान रहे उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, यहां पर कोई नहीं देगा, कसम है। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एक जिला एक उत्पादन में मटर के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? और दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है कि भोपाल के भोजपुर मंदिर में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई कितने फीट है? तो एक MP करंट अफेयर का और एक MP जीके क्वेश्चन आज का प्रश्न सीरीज 9 आपके लिए है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो मेरा दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े मेरे दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।